हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मैक्स मल्टीसॉफ्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूं फोटोशॉप की नेक्स्ट क्लास को लेके। पिछली क्लास में देखा था हम लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर के बेसिक इंटरफेस और कैसे किसी भी इमेज को या किसी भी फाइल को ओपन करते हैं। इस क्लास में सीखेंगे कुछ और आगे की चीज और धीरे धीरे बढ़ेंगे एडवांस लेवल की तरफ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है फोटोशॉप में न्यू फाइल को कैसे जनरेट करेंगे, या सपोज दैट किसी भी स्पेसिफिक फाइल साइज पे अगर हमें काम करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है न्यू, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। न्यू करते हैं और न्यू करने के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे कुछ प्रीसेट्स देखने को मिल जाते हैं जिसकी साइज पहले से फिक्स है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हर टाइप की कैटेगरी के अकॉर्डिंग फाइल साइज को पहले से सेट किया गया है। सपोज दैट अगर आप वेबसाइट के लिए काम करना चाहते हो तो आप वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यू डॉक्यूमेंट्स के टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप फिल्म एंड वीडियो के लिए काम करना चाहते हो तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग साइज देखने को मिल जाएंगे। जैसे नॉर्मली मैं अपनी बात करूं तो मैं इस फाइल साइज को ज़्यादा प्रीफर करता हूं। यहाँ पे हमें फुल एचडी की क्वालिटी मिल जाती है। उसके बाद मैं अगर राइट सेक्शन में आऊं तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहीं से बिलोंग करती हैं। अब मैं अगर बात करूं, अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक फाइल साइज को क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे एक नेम चूज कर लेता हूँ, सैंपल। अब यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, किसी भी फाइल के अंदर यही दो चीज होती हैं, एक उसकी विड्थ और एक उसकी हाइट। आप उसको चाहो तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो चूज कर लिया 1280 एंड इसकी हाइट है वो मैंने चूज कर लिया 720। फिर उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि किस फॉर्मेट पे आप यहाँ पे अपनी विंडो को लेना चाहते हो। पिक्सल पे काम करना चाहते हो, इंचेस पे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, बहुत सारे यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे पिक्सल चूज करते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे हमें देखने को मिलता है ओरिएंटेशन। आप किस ओरिएंटेशन पे काम करना चाहते हो। ये हमारा पोर्ट्रेट मोड है और ये हमारा लैंडस्केप मोड है। यहाँ पे जैसे जैसे हम चूज कर रहे हैं फाइल साइज रिवर्स ऑर्डर में हमें देखने को मिल जा रही है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। अब उसके बाद में अगर बात करूं तो यहाँ पे हमें रिजोल्यूशन देखने को मिल रहा है। रिजोल्यूशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका यूज है। अगर बहुत सारे लोग आप में से इसको जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो हम लोग डिटेल में इसको अभी रिजोल्यूशन को आगे समझेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट ये 72 है। अगर हमको इसको और बढ़ाना है या हमें प्रिंट मीडिया के लिए यूज करना है तो हम यहाँ से रिजोल्यूशन 300 चूज कर सकते हैं। रिजोल्यूशन के बाद यहाँ पे हमें दो यूनिट्स देखने को मिल रही है, एक है पिक्सल पर इंच और एक है पिक्सल पर सेंटीमीटर। पिक्सल पर इंच या पिक्सल पर सेंटीमीटर दोनों लगभग सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पिक्सल पर इंच क्या है कि एक इंच में कितने पिक्सल, और पिक्सल पर सेंटीमीटर क्या है एक सेंटीमीटर में कितने पिक्सल। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पिक्सल पर इंच एंड पिक्सल पर सेंटीमीटर का मतलब। आगे डिटेल में हो सकता है हम लोग इस पे और वीडियो बनाएंगे तो आपको और क्लियरली इसके बारे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कलर मोड। कलर मोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे चूज किया है RGB कलर मोड। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें जो कलर मोड देखने को मिल रहा है वो हमें RGB देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से हम फिल्म एंड वीडियो के अंदर आए और हमने जो साइज यहाँ पे लिया है इसको हम ले लेते हैं 1920 इंटू 1080। तो अब अगर हम कलर मोड देखें तो हमें यहाँ पे और ज्यादा कलर मोड देखने को मिल रहे हैं। अभी तक क्यों एक ही कलर मोड आ रहा था। जैसे अगर मैं बात करूं वेब की, वेब के अंदर मैं जाता हूं तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये सेलेक्ट है और इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ RGB कलर मोड देखने को मिल रहा है। RGB कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसको। तो ये जरूरी नहीं है कि ये कलर मोड आपको हर प्रोफाइल के अंदर देखने को मिल ही जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जहां पे इसका यूज है वहीं देखने को मिलेगा। हम अगर वापस से आते हैं फिल्म एंड वीडियो के अंदर, यहां से मैंने ये चूज किया और अब हम कलर मोड को देखेंगे तो हमें और ज्यादा कलर मोड देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं RGB या तो CMY के कलर मोड।
CMYK क्या होता है? CMYK नॉर्मली प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ, जैसे कि फ्लैक्स, बैनर, कोई भी ऐसा प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जो भी डिजाइन आप लोग बनाओगे वो हमेशा CMYK कलर मोड में बनाया जाता है। बहुत आगे डिटेल में इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो CMYK का मतलब क्या है? फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, इन 4 कलर मोड को ही मिला के प्रिंटिंग वर्ड में काम होता है। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं अपने बाय डिफॉल्ट RGB कलर को, और उसके बगल में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है बिट। बाय डिफॉल्ट ये 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट देखने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ से बिट को बढ़ा भी सकते हैं। बिट का यहाँ पे मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा बिट रहेगी, कलर की इंफॉर्मेशन या कलर प्रोफाइल आपको उतना एक्यूरेट और फाइन देखने को मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे 8 बिट है, हम लोग इसी को लेके चलते हैं। बैकग्राउंड कलर के अंदर आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे व्हाइट बैकग्राउंड लेना है, ब्लैक लेना है, बैकग्राउंड कलर या ट्रांसपेरेंट। अभी हम लोग चाहें तो व्हाइट से हम लोग या तो ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, या अभी के लिए व्हाइट लेके चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, हमारी ये विंडो क्रिएट हो जाएगी। उसके पहले एक चीज और आप लोग देख लो, यहाँ पे कुछ सर्च का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन एडोब फोटोशॉप में अभी ऐड हुआ है कि अगर आपको स्पेसिफिक कोई फाइल टेम्पलेट या फाइल साइज नेट पे सर्च करना है, सपोज दैट यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं नेचर, और यहाँ पे मैं करता हूं गो, तो अब ये हमें स्टॉक एडोब की जो ऑफिशियल साइट है ये वहां पे हमें लेके जाएगा, और नेचर से रिलेटेड जितने भी इस टाइप के मॉकअप्स हैं या तो फाइल साइज हैं या पहले से टेम्पलेट्स बने हुए हैं, तो यहाँ से कुछ बहुत सारी रेफरेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए इसको हम लोग क्लोज करते हैं, और यहाँ से इसको हमने क्रिएट किया। ये हमारी एक न्यू विंडो तैयार हो गई। इसको चाहो तो आप सेपरेटली यहाँ से अलग भी कर सकते हो। अभी के लिए ये कुछ लाइंस आ रही हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। व्यू के अंदर आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप हाइड कर देते हो। तो अगर मैं इस फाइल साइज की बात करूं तो राइट सेक्शन में हमें प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो भी हमने वहां क्रिएट किया है वो सारी चीजें आप लोग को यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी न्यू विंडो तैयार कर सकते हैं। अब इसके बारे में अगर जानना है, या फिर से इस न्यू विंडो की साइज जो हमने ली है उसकी कुछ और साइज लेना चाहते हो, तो यहाँ पे इस विंडो के ऊपर क्लिक करोगे और ऑप्शन मिलेगा इमेज साइज। इमेज साइज को हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हमें कुछ और ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। हम चाहें तो यहाँ से भी अपनी विंडो की साइज को करेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने टूल सेक्शन की तरफ, और सबसे पहला टूल है हमारा मूव टूल। इसका शॉर्टकट है V। यहाँ से मूव टूल लिया, और नाम से ही समझ में आ रहा है किसी भी इमेज को मूव करने के लिए हमें इस टूल का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जो हमारी लेयर है, इस लेयर को डबल क्लिक करके ओके करेंगे। अभी हमारी लेयर ओपन हो गई। अब हम इस इमेज को कहीं भी अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। यहाँ पे रखना हो या तो यहाँ पे रखना हो, हमने अपने इमेज को मूव करके कहीं भी प्लेस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फोटोशॉप में। कोई भी काम करने के लिए हमें पहले जिस एरिया पे हम काम करना चाहते हैं उस एरिया को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सपोज दैट मुझे सिर्फ इतने पार्ट को या ऊपर वाली इमेज को मूव करना है, तो इसे हम कैसे करेंगे? यहां से हमने सिलेक्शन टूल लिया, इसका शॉर्टकट है N। सिलेक्शन टूल की हेल्प से हमको जितना सेक्शन मूव करना है हमने उतना सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। अब मूव टूल लेके यहां से अब हम इस इमेज को, आप देख रहे होंगे कि माउस के पॉइंटर के पास एक कैंची का आइकन बना हुआ हमें दिख रहा है। इसका मतलब इस इमेज को हम जैसे ही मूव करेंगे, ये इमेज उस पुरानी वाली इमेज से कट के अलग हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप कोई भी एरिया सेलेक्ट करके उस पे काम कर सकते हो। अब वापस हमें उस जगह पे जाना हो तो कोई एक स्टेप बैक जाने के लिए कंट्रोल Z जैसे ही करेंगे हम लोग, वो वापस से अपने पुरानी पोजीशन पे वो इमेज आ जाएगी। इसी तरह अब सपोज दैट हमें इस सेक्शन को सेलेक्ट करना है, तो यहां से सिलेक्शन टूल लिया हमने, इतने पार्ट को सेलेक्ट किया।
अब इस इमेज पे हमें कुछ और इफेक्ट अप्लाई करना है या इस इमेज को हमें ब्लैक एंड व्हाइट करना है। तो ब्लैक एंड व्हाइट करने का ऑप्शन है इफेक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट यू। क्लियर? उसी तरह इस इमेज को अगर हमें ब्लैक एंड व्हाइट या डीसैचुरेट करना है तो हमें उतना एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड कंट्रोल शिफ्ट यू। आप चाहो तो पूरी इमेज पे या तो इफेक्ट अप्लाई करो या जितना एरिया सेलेक्ट करते हो उतने एरिया पे भी आप काम कर सकते हो। अभी हम बैक करते हैं। सिलेक्शन टूल के अंदर हमें एक टूल और मिलेगा, यहाँ पे सर्कल टूल या इलिप्टिकल मर्क्यू टूल। तो इसे हमने सेलेक्ट किया और अब हम पुराना सिलेक्शन हमें अपना हटाना है। तो कोई भी सिलेक्शन अगर पहले से बना हुआ है उस सिलेक्शन को हटाने के लिए जस्ट शॉर्टकट है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करेंगे तो वो सिलेक्शन हट जाएगा। अब नया सिलेक्शन बनाने के लिए हम सर्कल टूल हमने लिया यहाँ से और इस तरीके से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको किसी भी एलिप्स शेप में हम क्रिएट कर सकते हैं और इसी चीज को अगर हम शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल के रूप में इसका सिलेक्शन होगा। जस्ट शिफ्ट एंड ड्रैग। क्लियर? अब हम इतने पोर्शन पे अगर इमेज को हमें ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड यू। अब आप देख रहे होंगे कि जितना एरिया हमारा सेलेक्ट था सिर्फ उतने ही पोर्शन पे यहाँ पे वो इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। क्लियर? अब इसको वापस से डीसेलेक्ट करने के लिए हम इसको कंट्रोल डी कर देंगे। अब यहां से मुझे अगर बैक आना हो या पीछे आने के लिए मुझे कंट्रोल जेड, अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, जितने टाइम हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे उतना स्टेप हम पीछे आ सकते हैं और वापस से आगे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड। क्लियर? मतलब स्टेप वाइज स्टेप पीछे आने के लिए कंट्रोल जेड एंड स्टेप वाइज आगे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे मुझे अगर बिल्कुल इमेज जहां से मैंने स्टार्ट की थी ओरिजिनल पोजीशन पे आना हो तो फाइल के अंदर आएंगे, यहाँ ऑप्शन है रिवर्ट। जैसे ही रिवर्ट करते हैं ये इमेज वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगी। आप देख रहे होंगे कि इमेज के अंदर फिर से यहाँ पे लॉक लग चुका है। तो हम अब इसको ओपन करेंगे। क्लियर? अब हमें यहाँ पे एक टास्क करना है, सपोज दैट कि लेफ्ट वाली इमेज को राइट करना है और राइट वाली इमेज को लेफ्ट में करना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमने सिलेक्शन टूल लिया। सिलेक्शन टूल लेने के बाद जितना एरिया हमें सेलेक्ट करना है लेफ्ट वाली इमेज का उतना एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स करने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये पोर्शन बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मतलब यहां से अब कुछ भी नहीं है। यहां से इमेज हमने टोटल कट कर लिया है। अब हम जैसे ही इसको करेंगे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी करते ही ये हमारा ऑब्जेक्ट एक न्यू लेयर पे आ जाता है। बाय डिफॉल्ट ये लेयर खुद जनरेट कर लेता है, लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं एक स्टेप बैक आता हूं। अब मैं अगर यहां से इस इमेज को उठा के राइट इमेज पे मैं प्लेस करता हूं तो मूव टूल मैं उठाता हूं। मूव टूल लेने के बाद मैं जैसे ही इसको उठा के यहां पे करूंगा ये इमेज लेफ्ट से राइट साइड आ गई। लेकिन अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस इमेज को हमने एज इट इज उसी लेयर पे उठा के रख दिया। मतलब आप समझ रहे होगे कि अब मैं अगर पीछे वाली इमेज जो हमारी राइट वाली इमेज थी उसको हम सेलेक्ट करना चाहें तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको इसको मूव करके दिखाऊं तो अब पूरी की पूरी इमेज एक लेयर पे होने की वजह से एक साथ मूव हो रही है। हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम एक स्टेप बैक आते हैं। अब हम यहां से इसको कट करेंगे। कट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स और कॉपी करने का शॉर्टकट है कंट्रोल सी। कंट्रोल एक्स से क्या होगा, वो इमेज वहां से तो कट जाएगी और उसको दूसरी जगह पे आप पेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कॉपी करूं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी तो अब क्या हुई, ये इमेज वहां पे भी है और इसकी एक डुप्लीकेट इमेज बन गई। मतलब आप समझ रहे होगे कि अगर एक ही इमेज की डुप्लीकेट कॉपी आपको चाहिए तो आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करोगे, यानी कॉपी पेस्ट करोगे, तो अपने आप यहाँ पे एक न्यू लेयर बन जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कुछ यहाँ पे डिफरेंट करना है।
तो हम यहाँ पे अभी बैक आएंगे और हमने इसको किया कंट्रोल एक्स करते ही यहाँ से इमेज डिलीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर का मतलब क्या हुआ, हमने उस इमेज को उठा के या उस ऑब्जेक्ट को जितना हमने कट किया है उसको उठा के एक न्यू ब्लैंक स्पेस में हम पेस्ट करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें उस इमेज के साथ या उस लेयर के साथ कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो तो हम इजिली कर लेंगे। वैसे लेयर की क्लास एक हम आगे देखेंगे जिसमें हम पूरा लेयर सेक्शन का कंप्लीट वीडियो देखेंगे और जानेंगे डिटेल में कि लेयर पे काम करने का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी हमने जस्ट एक न्यू लेयर क्रिएट किया और यहां से कंट्रोल वी जैसे ही हम करते हैं, अब आप देखो, अब आप इस इमेज को भी अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो, जहां पे रखना चाहे वहां पे प्लेस कर सकते हो। और नीचे वाली जो इमेज है उस इमेज को भी आप इंडिविजुअली अलग अलग सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो। क्लियर? तो अभी हम क्या काम करते हैं, इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं। अब नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारी ये वाली इमेज है। इसको हम वापस से सेम प्रोसेस करके हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल एक्स और एक फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। यहां पे आते हैं, हमने एक न्यू लेयर क्रिएट किया और इसको हम यहां पे कंट्रोल वी करते हैं। तो जैसे ही हम कंट्रोल वी करते हैं, इन तीनों ऑब्जेक्ट की अलग अलग लेयर आ गई। क्लियर? अगर आपको इसको चेक करना हो तो आप इसको देख सकते हो। यहां पे हमने इसको प्लेस किया। अब लेयर 1 को सेलेक्ट करते हैं। लेयर 1 पे हमारी ये वाली इमेज है, इसको उठा के हम एज इट इज यहां पे हमने इसको प्लेस कर दिया। क्लियर? थोड़ा सा इसको हम इधर खिसका सकते हैं। क्लियर? अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे 3 लेयर है और टोटल यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अगर आपको चेक करना है कि कौन से लेयर पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लेयर के जस्ट आगे आई बनी हुई है। जिस आई को आप ओपन क्लोज करोगे वो इमेज हाइड और ऑन हो जाएगी। क्लियर? जैसे कि इस लेयर की आईज को अगर हम क्लोज करेंगे तो ये लेयर हमारी या ये ऑब्जेक्ट हमारा हाइड हो गया। सेम प्रोसेस से यहां से हमने इसको सेलेक्ट किया, ये लेयर हमारी हाइड हो गई। इसको सेलेक्ट किया और ये भी हमारा हाइड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इमेज से एक स्पेसिफिक पार्ट को सेलेक्ट करके उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। अब हम बात करें तो हमें मूव टूल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑटो सेलेक्ट। इसका काम क्या है? सपोज दैट मुझे अगर इस वाले इमेज को सेलेक्ट करके मूव करना है और मेरी जो लेयर सेलेक्ट है वो लेयर 2 पे हम देख सकते हैं कि हमारा ये वाली इमेज जो लेफ्ट वाली इमेज है वो सेलेक्ट है। तो होगा क्या, जब हम यहाँ पे माउस लाके इस इमेज को मूव करना चाहेंगे तो जो भी इस लेयर पे इमेज होगी वही इमेज मूव होगी। तो ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या काम करेंगे, ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन ऑन कर देते हैं। ऑटो सेलेक्ट के ऑप्शन से हमारा लेयर कोई भी सेलेक्ट हो, हम जैसे ही माउस से उस इमेज को क्लिक करते हैं वो लेयर भी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा और हमारा जो इमेज है वो भी इस तरीके से सेलेक्ट हो सकता है। क्लियर? जैसे अगर मुझे इस वाली इमेज को मूव करना है तो मैं यहाँ पे माउस को क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं माउस को क्लिक करूंगा हमारा ये लेयर सेलेक्ट हो जाता है। अब इस तरीके से हम इस इमेज को मूव कर सकते हैं। अगर मुझे इस इमेज को मूव करना हो, मैंने इसको क्लिक किया एंड मूव, मुझे जहां भी जरूरत है मैं वहां पे इस इमेज को प्लेस कर सकता हूं। क्लियर? अब उसके बाद हम आगे चलें तो जैसे ही हम लोग इमेज को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक कंट्रोल का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा था। ये कंट्रोल क्या है? इस कंट्रोल के हेल्प से आप अपने इमेज को बड़ा और छोटा कर सकते हो। अगर हम कॉर्नर पे इसको सेलेक्ट करके स्केल करते हैं तो इमेज हाइट और विड्थ दोनों में स्केल होती है और किसी सिंगल एक्सिस यहाँ पे या यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके मूव करता हूँ तो इमेज किसी एक प्रोपोर्शन में स्केल होगी। फ्रेंड्स, कई बार एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग अगर इमेज को स्केल कर रहे हैं तो इमेज कुछ इस तरीके से अजीब तरीके से स्ट्रेच हो जाती है। इस चीज को इस वर्जन फोटोशॉप 2020 में सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ पे जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन आएगा। इस लिंक को आप क्लिक कर दो। इस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ लिख के आ रहा है मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो। तो अब हम जब इसको मूव करेंगे
तो ये इमेज हाइट और विड्थ के प्रपोर्शन पे ही मूव होगा। क्लियर? जैसे अगर मैं इसको हटाता हूं तो ये जरूरी नहीं है कि मेरी इमेज बिल्कुल हाइट और विड्थ के प्रपोर्शन में स्केल हो, या तो इसका एक शॉर्टकट है, हम शिफ्ट के साथ चाहें तो इमेज को अगर हम मूव या स्केल करेंगे, सॉरी मूव नहीं, स्केल करेंगे तो ये इमेज हाइट और विड्थ के प्रपोर्शन में स्केल होगा। तो चाहे तो आप शॉर्टकट यूज करें, नहीं तो आप यहां से इस ऑप्शन को यूज करके इमेज को स्केल कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से हम लोग अपने इमेज को स्केल कर सकते हैं। और यहाँ पे माउस अगर लाएं तो ये हमारा पॉइंटर देख रहे हैं आप, रोटेशन का सिंबल ये हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम माउस लाके इमेज को अपने अकॉर्डिंग रोटेट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही अट्रैक्टिव कोलाज बना सकते हैं। कोलाज आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, और मैं इसके कुछ एग्जांपल भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। सपोज दैट ये इमेज, अगर इस टाइप का आप कुछ बनाना चाह रहे हो तो आप ऐसे सिलेक्शन और ट्रांसफॉर्म टूल की हेल्प से ऐसे अट्रैक्टिव और क्रिएटिव कोलाज बना सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूं कि अब मैंने जितना भी काम किया है या हम लोगों ने जितनी भी मेहनत की है अपने फाइल को बनाने के लिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमें करना होता है इस फाइल को सेव। अब हमें इसको सेव करना है, तो हम इसको कैसे सेव करेंगे? फाइल के अंदर जाएंगे, फाइल के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा सेव। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एस। चाहो तो आप सेव करो, या तो कंट्रोल एस प्रेस करके आप अपने किसी भी फाइल को सेव करते हो। फ्रेंड्स, फोटोशॉप 2020 में ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे रखा है कि आप, कई बार ऐसा होता था कि आपका काम करते करते पीसी बंद हो जाता था, या तो लाइट चली जाती थी, या आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती थी। यहाँ पे फोटोशॉप की तरफ से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, सेव टू क्लाउड डॉक्यूमेंट, और दूसरा ऑप्शन है सेव ऑन योर कंप्यूटर। ये ऑप्शन फ्रेंड्स पहले नहीं था। सेव टू क्लाउड डॉक्यूमेंट करने से क्या होगा कि अगर आप लीगल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो आप कोई भी फाइल को क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो। क्लाउड हम लोग को पता है एक स्टोरेज साइट है, एक स्टोरेज सर्विस है, जहां पे हम अपनी सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, चाहे तो आप इस फाइल को सेव ऑन योर कंप्यूटर करें, चाहे तो सेव टू क्लाउड डॉक्यूमेंट करें। और अभी हमको क्या करना है, अभी हमको सेव ऑन योर कंप्यूटर कर देते हैं। इस ऑप्शन को अगर आप चेक कर देते हैं तो ये विंडो जो अभी रिपीट हो रही है ये बार बार रिपीट नहीं होगी। तो सेव ऑन योर कंप्यूटर ABC के नाम से हमने इसको प्लेस कर दिया एंड सेव। ओके, यहाँ पे हमारी फाइल सेव हो चुकी है abc.psd नाम से। अब अगर मैं फ्रेंड्स इसके एक्सटेंशन की बात करूं तो इसका जो एक्सटेंशन है या जिस फॉर्मेट में फोटोशॉप की फाइल सेव होती है वो है .psd। .psd क्या है मैं आपको बता दूं, हर सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है, हर सॉफ्टवेयर की फाइल उसके खुद के एक्सटेंशन में सेव होती है। जैसे इलस्ट्रेटर की फाइल सेव होती है .ai फॉर्मेट से। अब बात आती है कि अगर हमें इस फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना है या किसी और फॉर्मेट में हमें सेव करना है तो हम उसे कैसे सेव करेंगे। जैसे हमें फाइल के अंदर आना है और उसके बाद सेव एज, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एज। तो जब हम सेव एज करते हैं तो सेव एज में भी वही ऑप्शन पूछता है जो सेव ऑप्शन में आ रहा है। हमें यहां भी करना है सेव ऑन योर कंप्यूटर। जैसे ही हम इसे करते हैं, यहाँ पे हम अगर हम इसके सेव एज टाइप को देखें तो बहुत सारे यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो जिस फॉर्मेट में हमने सेव किया PSD, उसके बाद इतने फॉर्मेट्स में आप अपने फोटोशॉप की फाइल को सेव कर सकते हो। हर एक्सटेंशन का अलग अलग यूज है, हर एक्सटेंशन का अलग अलग मतलब है। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में इसको सेव करना है। जेपीजी फॉर्मेट क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर में बिना किसी सॉफ्टवेयर के या किसी भी मोबाइल में उसके लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर हम PSD फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए फोटोशॉप की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे इस जो भी मैंने काम किया है इस वर्क को मुझे किसी के फोन में भेजना है, मेल पे भेजना है या किसी के कंप्यूटर में भेजना है तो उसे हम सेव करेंगे जेपीजी फॉर्मेट में। क्लियर? यहाँ पे है JPEG, ठीक है। इस फॉर्मेट में हमने इसको सेव किया और डेस्कटॉप के अंदर हम
इमेजेस के अंदर आते हैं और यहाँ पे ABC नाम से ही हम इसको सेव कर देते हैं। क्लियर? फिर यहाँ पे पूछता है, कुछ ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, जैसे कि आपको इमेज की क्वालिटी क्या रखनी है। तो इमेज की क्वालिटी हम जितना कम करेंगे, इमेज की जो साइज है वो भी कम होती जाएगी और इसी के साथ साथ इमेज की क्वालिटी भी कम होती जाएगी। तो हमें इमेज की क्वालिटी कम नहीं करना है, हमें यहाँ से इमेज की क्वालिटी को फुल करना है। हम यहाँ से लार्ज फाइल कर देंगे, बहुत डिफरेंस नहीं होगा। ओके, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी एक्सटेंशन में या किसी भी फाइल में हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सटेंशन से आगे हम और डिटेल में एक्सटेंशंस के बारे में जानेंगे। क्लियर? उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछा करते हैं। अभी इलस्ट्रेटर की बात हुई तो मुझे याद आया कि फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों ही अलग प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, दोनों का फॉर्मेट अलग है काम करने का। सपोज दैट अगर मैं बात करूं फोटोशॉप की, तो फोटोशॉप को अगर मैं एक लिमिट से ज्यादा जूम कर दूं तो आप ये देखो कि यहाँ पे हमें पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी इमेज हमें देखने को मिलती है या जो भी हम इमेज को छोटा अगर हम करें तो इस इमेज को देखते हैं तो ये क्या है? ये बेसिकली है पिक्सल्स। कई सारे पिक्सल्स के बंच को मिला के एक इमेज कंप्लीट हमें देखने को मिलती है। हालांकि नॉर्मली अगर हम इसको देखें तो हमें जूम आउट करने पे ये चीज नहीं पता चलेगी, लेकिन अगर हम एक लिमिट से ऊपर चले जाएं और इसको हम जूम करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इमेज पिक्सल्स में हमें दिखाई दे रही हैं और यही पिक्सल्स मिलके एक कंप्लीट हमें इमेज या ग्राफिक्स देखने को मिलती है। तो ओवरऑल मतलब ये है कि जो फोटोशॉप बेस्ड है वो एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और हमारा इलस्ट्रेटर है वो एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब मैं अगर बात करूं तो इलस्ट्रेटर और कोरल दोनों ही वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं। सपोज दैट यहाँ पे मैंने कोरल ओपन किया, चाहे आप कोरल ओपन करो या इलस्ट्रेटर ओपन करो, दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, दोनों में टूल्स का डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको जूम करता हूं, ये मैंने रिसेंटली एक इलस्ट्रेटर पे कोरल पे एक मैंने लोगो बनाया है। अब मैं इसको अगर जूम करता हूं तो जैसा कि आप देखो, मैं इसको कितना भी जूम कर दूं ये इमेज बिल्कुल भी नहीं पिक्सेलेट हो रही है या ये इमेज बिल्कुल भी नहीं फट रही है। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारा इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ है ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे बेसिकली प्रिंटिंग से रिलेटेड, जैसे कि बैनर, होर्डिंग या बड़े बड़े ग्राफिक्स अगर हमें प्रिंट करना होता है तो वो हम कोरल और इलस्ट्रेटर में बनाते हैं। फोटोशॉप में भी हम ये प्रिंटिंग के काम कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप में एक लिमिट के बाद जब हम इसमें जूम करेंगे तो यहाँ पे हमको पिक्सल्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल फोटोशॉप इज बेस्ड ऑन raster based software and Illustrator and Corel is a vector based software। तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए और भी नए नए वीडियोस बना पाए। और अगर फ्रेंड्स आपको कुछ पूछना है मेरे चैनल पे या कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे जरूर कॉमेंट करिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टूल्स एंड टिप्स के साथ। थैंक यू।